देखिए, बात नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पहुंचे हैं एसोफेगस। ठीक, एसोफेगस के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है डायग्राम में, याद कीजिए, स्टमक। नेक्स्ट पार्ट है स्टमक। जल्दी, स्टमक में बात नहीं, स्टमक में दिस इज स्टमक और ये एसोफेगस। अब यहां पे देखिएगा, स्टमक और एसोफेगस के बीच में एक ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर दोनों के बीच में एक वाल्व है और ये वाल्व एश्योर करता है कि फूड का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल हो, यानी एसोफेगस में से फूड स्टमक में एंटर करे। इस वाल्व का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। इस वाल्व का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। और स्टोमक से फूड बाहर निकलता है जिस ट्यूब में, उसका नाम है डियोडेनम। स्टोमक से फूड बाहर निकल के किस ट्यूब में जाएगा? डियोडेनम में। और डियोडेनम और स्टोमक के बीच में भी हम लोगों को एक वाल्व देखने को मिलता है और इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इस वाल्व का नाम पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात बताएं, इस स्टोमक में, ये स्टोमक जाना जाता है किस वजह से कि इसमें फूड का डाइजेशन हाईली एसिडिक मीडियम में होता है और वो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस एसिडिक मीडियम में सरवाइव करने वाला और इन्फेक्शन फैलाने वाला एक बैक्टीरिया है, जिसके वजह से अगर उसका इन्फेक्शन होता है तो इस स्टोमक के वॉल में घाव पनपता है। इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रो, गैस्ट्रो से गैस्ट्रिक आया और गैस्ट्रो कहते हैं स्टमक को। स्टमक का दूसरा नाम है गैस्ट्रो। इसलिए देखिएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डॉक्टर होते हैं वो लिखे हुए मिलेंगे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट। कहीं देखिएगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्सपर्ट है, पेट के डॉक्टर करके, है ना, लोगों को आसानी से समझ में आए। तो गैस्ट्रो मीन्स हो गया स्टमक, एंटेरो इंटेस्टाइन को कंबाइनली एंटेरो कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो कहां से कहां तक मेन डाइजेशन हो रहा है? स्टमक से लेके लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो रहा। इसीलिए इस हिस्से के एक्सपर्ट को गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट कहते हैं। और यहां से गैस्ट्रो का मतलब हमेशा याद रखिएगा स्टमक, एंटेरो फॉर इंटेस्टाइन। एनीवे, तो गैस्ट्रिक रीजन में यानी स्टमक रीजन में
इन्फेक्शन फैलाने वाला एक बैक्टीरिया है, जिससे इन्फेक्शन जो होता है, घाव हो जाएगा इसके इनर वॉल पे, और इस डिजीज को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। अल्सर हो गया इनर एरिया में, बॉडी के इनर पार्ट पे कहीं एब्सेस, एब्सेस मतलब घाव। तो अगर इनर एरिया में कोई एब्सेस होता है उसको हम लोग अल्सर कहते हैं। तो गैस्ट्रिक एरिया बॉडी के अंदर का हिस्सा है, यहां अगर अल्सर हुआ इट इज गैस्ट्रिक अल्सर। तो इसके लिए अटैकर जो बैक्टीरिया है उसको हम लोग कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, पाइलोरी, पाइलोरिक एक पार्ट होता है स्टमक का, वहीं से नाम आया पाइलोरी। और इसलिए यहां पे भी देखिएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम लिखा हुआ है, राइट। तो हम लोग स्टमक के उतने डिटेल एनाटॉमी में नहीं जा रहे हैं। ऐसे स्टमक के अंदर 4 पार्ट होते हैं, इसको 4 हिस्से में बांटा जाता है। हम लोग यहाँ इंफॉर्मेशन स्टमक के बारे में लेते हैं। देखिए, तो ये देख के नहीं लग रहा है जे शेप, इसलिए हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। इट इज ए जे शेप्ड ग्लैंड। तो मजेदार बात है, ये ऐसा ग्लैंड है जिसके अंदर फूड एंटर करता है फॉर डाइजेशन। यूजुअली ग्लैंड क्या करते हैं, अपने कहीं पे होते हैं और वहां से सिक्रेशन या तो ब्लड में भेजते हैं या ट्यूब के द्वारा साइट ऑफ एक्शन पे भेजते हैं। ये ऐसा ग्लैंड है जिसके अंदर फूड आ जाता है और साइट ऑफ एक्शन इसका अंदरूनी हिस्सा, इसलिए इसके वाल से सिक्रेशन होता है। ठीक है, और इसमें आपको वैसा कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। रीजन, जहां पे फूड है साइट ऑफ एक्शन, वो उसी का अंदर का एरिया, तो वहां तक ट्यूब ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कोई ट्यूब नहीं नजर आएंगे। ठीक है, ये समझने वाली बात है। आप याद रखिएगा, ग्लैंड 2 तरह के होते हैं। एक ग्लैंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसके बारे में आगे के चैप्टर में पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, वहां पे भी ये बात आएगी, वहां पे भी बताएंगे। ग्लैंड 2 तरह के होते हैं। एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि अपना सिक्रेशन ब्लड में डायरेक्टली प्लेस करते हैं, एंड ब्लड को एज ए मीडियम यूज किया जाता है ताकि वो मटेरियल सर्कुलेट होके अपने टारगेट साइट पे पहुंचे। तो वहां पे ब्लड हो जाता है ट्रांसपोर्टर। ठीक है, ब्लड है मीडियम, वो जगह तक ले जाएगा। तो ऐसा ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन ब्लड में प्लेस करता है उसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और ऐसे भी ग्लैंड्स हैं जो अपने यहां आने वाले को स्टेशन तक छोड़कर आता है। और स्टेशन तक छोड़ने का मतलब है साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचा कर आता है। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स, और इसीलिए उन्हें हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। उन्हें कहते हैं हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो स्टमक आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में, लेकिन इसमें आपको ट्यूब नहीं दिखते क्योंकि साइट ऑफ एक्शन इसी के अंदर है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का और अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा जैसे लिवर, जैसे मिलेगा पैंक्रियास। ये देखिएगा, उनमें से नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं जो कि आके साइट ऑफ एक्शन ड्यूडेनम में खुलते हैं। तो दे आर ट्रू, हर पार्ट के साथ प्रेजेंट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रेशन यूजुअली एंजाइम्स या इस तरह के एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, बट दे नेवर सिक्रेट हॉर्मोन्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज नहीं करते। हार्मोन को रिलीज करने वाले ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और वो ब्लड में रिलीज करते हैं हार्मोन को। ठीक है, तो यहां पहला इंफॉर्मेशन है, इट इज ए जे शेप्ड ग्लैंड। सेकेंड इंफॉर्मेशन, इट्स wall has a thick protecting layer, और इस प्रोटेक्टिंग लेयर को
बनाता है कौन? मेड बाय म्यूकस। इसके ऊपर जो थिक प्रोटेक्टिंग लेयर रहता है दैट इज मेड ऑफ म्यूकस। म्यूकस ऐसा मटेरियल है जो एसिड और एल्कली रेजिस्टेंट है, इससे ये पिघलते नहीं है। इसलिए हाईली एसिडिक कंटेंट इसमें डिस्चार्ज होने के बावजूद इसका वॉल, स्टमक का इनर वॉल एसिड से पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। समझ गए? जैसे आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं लाइक द कोका कोला एंड ऑल, जो ब्लैक कलर के कोल्ड ड्रिंक्स है जिसमें कोला डाला हुआ है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है ना? तो उसमें वो जो फिज होता है, उसमें जो बबल निकलते हैं वो निकलते हैं बिकॉज ऑफ उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। तो कार्बोनिक एसिड जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है, तो वो जो बबल हो रहा है वो दरअसल कार्बोनिक एसिड है। तो कोई भी एसिड होगा उसका पीएच क्या होगा? 7 से नीचे। तो अगर कोक का, यानी जो भी आप कोला ड्रिंक्स पीते हैं, उसका अगर पीएच आपको 4 या 5 के आसपास नजर आता है, तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक पे रिलीज होगा उसका पीएच आपको 1.5 से 2 के आसपास होगा। तो आप बोलिएगा अच्छा वो 4 है, वो 1.5 है या 2 है, इससे ऐसा क्या फर्क पड़ा? जब आप पीएच स्केल पर 11th में स्टडी करेंगे पीएच के बारे में, है ना, तो आपको मालूम चलेगा 1 यूनिट का अंतर यानी 10 टू द पावर 1 टाइम्स का अंतर। तो अगर आपको यहां पीएच का अंतर 2 से 3 का नजर आ रहा है, कितना पीएच आपको पता है? कोला ड्रिंक्स जो है 4 या 5 के आसपास, आप 4 ही मान लीजिए, है ना। और यहां जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है, इसके पीएच और कोला ड्रिंक के पीएच के बीच में 2.5 यूनिट का अंतर है। 2.5 यूनिट यानी 10 टू द पावर 25, सॉरी 10 टू द पावर 10 20, हाँ 25, 22 10 टू द पावर 25, इतना का अंतर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में रिलीज हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ हमारे ड्रिंक्स जो रहते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो रहते हैं, इनके स्ट्रेंथ से 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना तक ज़्यादा स्ट्रेंथ हो सकता है। पर आयरनिकली या इंटरेस्टिंगली हम लोग पाते हैं क्या, इसके वॉल पे इतने हाई एसिडिक स्ट्रेंथ का कोई असर नहीं है। उसके पीछे एकमात्र रीजन है, इसमें म्यूकस का सपोर्टिंग या प्रोटेक्टिंग लेयर दिया हुआ है जो एसिड रेजिस्टेंट है, जिस वजह से इसका इनर वॉल बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कोरोसिव एक्शन से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है म्यूकस लेयर का। तो पहला चीज हो गया इसका शेप जे शेप। दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसके इनर वॉल पे म्यूकस का लेयर जो प्रोटेक्शन देता है। तीसरा, इट्स openings are guarded with valves। इनका जो ओपनिंग है, एक ऊपर और एक नीचे, ये ओपनिंग वाल्व से गार्डेड है, यानी वन वे फ्लो करने को अलाउ करता है, बोथ वे बैक साइड फ्लो अलाउ नहीं करता। वन इज, नाम हो गया कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर या इसी को कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। इसी का दूसरा नाम है गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो यानी स्टमक, एसोफेजियल यानी एसोफेगस। स्टमक और एसोफेगस के बीच के स्फिंक्टर को गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जा रहा है, या इसी का दूसरा नाम कार्डियक स्फिंक्टर है।
कई बार इसलिए इसको नाम दिया जाता है क्योंकि ये वाला हिस्सा, स्टमक का इधर वाला हिस्सा हार्ट के बड़ा नज़दीक है और हार्ट को कार्डियो कहते हैं, इसीलिए वहाँ से नाम आया कार्डियक। तो ये कार्डियक स्फिंक्टर इसीलिए नाम लेता है। तो एक स्फिंक्टर हो गया, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ कहाँ रहेगा, किनके किनके बीच में। 10 सेकेंड। वाल्व, वाल्व ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि वन वे अलाउ करते हैं मूवमेंट को। ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे मूव करने जाएगा वो डोर क्लोज कर देता है, तो वैसे स्ट्रक्चर को वाल्व कहते हैं। जैसे साइकिल में देखते हैं जब पंप करते हैं तो हवा जाने के लिए एक डायरेक्शन, लेकिन लौटने का डायरेक्शन नहीं होता, तो लॉक कर देता है लौटने वाला डायरेक्शन, उसी को वाल्व कहते हैं। MUCOUS, आप इसको ब्रैकेट करके MUCUS लिखिए, लेकिन ये अमेरिकन इंग्लिश, ये ब्रिटिश इंग्लिश। जैसे आप देखिएगा COLOUR कलर होता है ना, आप टाइप कीजिएगा COLOR आएगा, ये सही, क्योंकि आपका जो वर्ड्स वाला बना हुआ है सॉफ्टवेयर वो अमेरिकन ड्रिवन है, तो अमेरिकन में, अमेरिकन लैंग्वेज में COLOR लिखते हैं इसीलिए। तो एक्चुअली में MUCOUS एक्चुअल स्पेलिंग है, ठीक है, ये शॉर्टकट है। दोनों चलता है, आप ऑब्लिक करके लिख लीजिए जो आपको सही लगे, लेकिन इसको फॉलो करना चाहिए। और बोलिए, यहां तक में कोई डाउट? क्लियर है? हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी रहेगा। एक्चुअली क्या है, ये एक ऐसा प्रोटेक्टिंग लेयर है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी ओपनिंग्स हैं, जहाँ पे भी ओपन स्पेस है वहाँ पे म्यूकस पाया जाएगा। तब बोलिएगा हमारा कान भी तो खुला हुआ है, तो आपको जानकर खुशी होगी, यहाँ पे भी बहुत फाइन म्यूकस लेयर रहता है, ठीक है। फिर हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वो भी ओपनिंग है, तो वहाँ पे भी प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस लेयर रहता है। तो जहाँ पे भी रहेंगे, एक्चुअली ये क्या करते हैं, जो भी पैथोजेनिक एजेंट्स हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं ताकि वो इनर सरफेस तक न पहुंच पाए। तो इनका दो धारी प्रोटेक्शन है, एक किसी को भी हमारे बॉडी के इनर वॉल तक पहुंचने नहीं देता, वो ट्रैप कर लेता है। नंबर 2, ये अगर एसिड या एल्कली कोई भी वहां कांटेक्ट करने के लिए आते हैं तो उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। जितने हमारे ट्रैक्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, इन चारों जगहों पे पाए जाएंगे। कहाँ पे? नर्व्स नहीं, नर्व में नहीं होते। नर्व खुला हुआ थोड़े ना, नर्व खुले हुए नहीं है। नाउ सेकेंड पोजीशन, मतलब सेकेंड वाल्व जो है, द सेकेंड वाल्व, या ठीक है वाल्व भी लिखिए, द सेकेंड वाल्व in stomach is called pyloric sphincter. Pyloric sphincter that guards the opening into the duodenum, into the duodenum। यहां तक नोट की। सीरियल नंबर 4, the wall of the stomach, the wall of the stomach has, the wall of the stomach has gastric glands that release small intestine. The wall of the stomach has glands called gastric glands
full stop. The wall of the stomach has glands called gastric glands. Wall of the stomach has glands called gastric glands. Full stop. इसी में लिखिएगा they release digestive juice. They release digestive juice called they release digestive juice called gastric juice. They release digestive juice called gastric juice. Gastric juice is equal to hydrochloric acid HCl hydrochloric acid and पेप्सिनोजेन. ये है इनएक्टिव पेप्सिन. बात नहीं. गैस्ट्रिक जूस में दो तरह के कंपोनेंट मेनली होते हैं. एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा है पेप्सिनोजेन. इस पेप्सिनोजेन को कहते हैं ये इनएक्टिव पेप्सिन है. ठीक है. अब देखिए काइंड ऑफ एक्शन. इन स्टोमक काइंड ऑफ एक्शन इन स्टोमक. सबसे पहले ये जो पेप्सिनोजेन है इनएक्टिव पेप्सिन, इस पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्शन करता है और ये बदल जाता है पेप्सिन में. ये हो गया एक्टिव फॉर्म. अब इसमें फूड एंटर किया है कहां से? एसोफेगस से. एसोफेगस में कोई डाइजेशन हुआ? नहीं हुआ. क्या उसके पहले फेरिंग्स में कोई फूड डाइजेशन हुआ? नहीं हुआ. तो लास्ट फूड का डाइजेशन कहां हुआ था? माउथ में, ओरल कैविटी. ओरल कैविटी से फूड मेस्टिकेट होकर मिक्सअप होकर सेमी सॉलिड फॉर्म में जो आगे की ओर बढ़कर आया, इसको कहते हैं बोलस. बता के भेजे थे लास्ट क्लास में बोलस. तो अभी जो फूड हम लोग को यहां स्टमक में मिला दैट इज बोलस. और इस पर गैस्ट्रिक जूस जो एक्शन करेंगे वो होंगे बोलस पर एक्शन. बोलस ये हुआ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो कि माउथ से उतर कर आ रहा है. बोलस इस पर एक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जो गैस्ट्रिक जूस से आया था वो रहेगा ही. और कौन रहेगा? ये एक्टिव पेप्सिन. और इनका कंबाइंड इफेक्ट होगा प्रोटीन पर, ऑन प्रोटीन. और इन दोनों के कंबाइंड एक्शन से प्रोटीन कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉल प्रोटीन्स में. यानी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सिंपल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इन्हें कहा जाता है पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस. इन्हें कंबाइंडली कहते हैं पेप्टोन एंड प्रोटियोजेस. इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन के मदद से एक्शन करने पर. ठीक है. तो कुल मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोटीन का डाइजेशन फर्स्ट टाइम कहां हो रहा है? इन द जे शेप्ड ग्लैंड स्टमक बाय द हेल्प ऑफ
gastric juice. The component of the gastric juice that digests protein, hydrochloric acid and pepsin. यहां तक पूरा कीजिए. अब देखिए, द डाइजेशन लिखते चलिएगा. द डाइजेशन इन स्टमक takes place in acidic medium. Digestion in stomach takes place in acidic medium, और ये हाईली एसिडिक होता है. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोटेड बाय a specific milk digesting enzyme renin is present in the newborn human babies in their stomach to digest milk. It stops to come in after 6 months of age, as by that time human digestive system matures too much. और इसीलिए हमारे यहाँ 6 महीने के बाद के बच्चों को चावल या कुछ सॉलिड फूड देने का रिवाज है. उसके पहले वो माँ के दूध पे ही जन्म लेने के बाद जिंदा रहता है, क्योंकि उसके पास मिल्क छोड़ के दूसरा कुछ भी डाइजेस्ट करने का कैपेसिटी है ही नहीं, और अगर दिया गया तो इनडाइजेशन का शिकार होगा. इसीलिए गाय के बछड़े में भी वही चीज होता है. इनफैक्ट जितने भी मैमल्स है जो भी है ना बर्थ लेते हैं, तो ऐसे एनिमल्स में अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज लगभग या हर एनिमल में अलग अलग होता है, तो उनमें शुरुआती दौर में मिल्क डाइजेस्ट करने के लिए रेनिन निकलता है. और ये क्या करता है, रेनिन मिल्क को डाइजेस्ट करके ब्रेक करके कर्ड में बदल देता है. और देखिएगा बहुत सारे इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्री में दूध को दही में बदलने के लिए एक टैबलेट यूज किया जाता है, रेनेट टैबलेट उसको कहते हैं. उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं काफ स्टमक से, यानी बछड़े के स्टमक से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि उनके स्टमक में ये रेनिन निकल रहा होता है. हम उसे अगर ड्रॉ कर लें और प्यूरिफाई करें तो रेनिन के टैबलेट बन जाते हैं, और उनके मदद से हम लोग दूध को दही में बदलते हैं. ये टेक्निक है. तो एक इंफॉर्मेशन है, पता नहीं कभी पूछेगा या नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है. इन्फेंट्स या बेबीज आफ्टर बर्थ, व्हाई दे आर नॉट गिवन अदर फूड्स देन द मिल्क? तो रीजन है उनके पास केवल प्रोटीन डाइजेशन के लिए रेनिन होते हैं जो मिल्क डाइजेशन करते हैं स्पेसिफिकली, इसीलिए वो केवल मिल्क पे जिंदा रहते हैं. समझ गए?
ह्यूमन को ह्यूमन का ही मिल्क चाहिए, क्योंकि बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन्स है वो मदर्स मिल्क में होंगे, वो दूसरे एनिमल के मिल्क में उस तरह का प्रोटीन नहीं मिलेगा। इसीलिए ऐसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेट बेबीज होते हैं। बात नहीं, एक बात बार बार समझाएंगे, ऐसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेट बेबीज होते हैं, किसी कारणवश उनके मदर का डेथ हो जाता है 6 महीने के उम्र के पहले ही। तो ऐसे बेबीज को फिर हम लोग कोशिश करते हैं सोया मिल्क जो होता है वो देने का, क्योंकि इसका कंपोजिशन बहुत हद तक ह्यूमन के मिल्क के साथ मैच करता है। काऊ मिल्क देने की कोशिश हम लोग इसलिए नहीं करते हैं शुरुआती दौर में, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो कि उनके लिए इन्फेक्टिंग होंगे, और उनका अभी इम्यून सिस्टम उतना डेवलप नहीं किया। दैट इज द रीजन। तो स्टेराइल कंडीशन में पाउडर मिल्क दिया जाता है जिसमें इन्फेक्टिंग एजेंट नहीं हो, इसी वजह से हम लोग इस तरह का मिल्क प्रेफर करते हैं उनके लिए। एनीवे, सो दिस इज पार्ट ऑफ डाइजेशन जो कि हुआ हम लोग देखे स्टमक में। ओके, अब देखिए स्टमक के बाद हम लोग देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, पहला डियोडेनम, सेकंड है जेजुनम, और थर्ड है इलियम। 3 स्ट्रक्चर्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और डियोडेनम शुरू हो जाता है स्टमक के इमीडिएट बाद, जस्ट बाद स्टमक के जो स्ट्रक्चर मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं डियोडेनम। ठीक है, हो गया यहां तक? किंग खाली होने से थोड़े होता है। यहां देखिए, डियोडेनम, पहला चीज, इट इज ए शॉर्ट बट ब्रॉड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन इस एरिया में स्मॉल इंटेस्टाइन की काफी चौड़ाई होती है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं इट इज ए शॉर्ट बट ब्रॉड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट रिसीव्स ए नेटवर्क of tubes called hepatopancreatic duct। इसमें एक ट्यूब आकर खुलता है जो अपने आप में एक नेटवर्क है, और इस ट्यूब का नाम है हेपाटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो नाम से ही कुछ पता चल रहा है, हेपाटो मीन्स होता है लीवर, और पैंक्रियाटिक फ्रॉम पैंक्रियास, तो इसका मतलब है इस डक्ट से लीवर का और पैंक्रियास का मटेरियल ड्यूडेनम में एंटर करेगा। ठीक है, अब देखिए
यहां तक पूरा कीजिए। अब यहां देखिए, यहां तक पूरा कीजिए। यहां तक हो गया। हो गया। बाइल डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट बाइल लेकर आते हैं, है ना, और वो मीट करेगा पैंक्रियाटिक जूस के साथ, और कंबाइंडली ये उतरता है डिओडेनम में। बैटरी चेंज हो चुका है। किसका काम? जब बताए बाइल उतर रहा है, बाइल का जब फंक्शन देखेंगे समझ में आएगा बाइल क्या करता है। एल्कलाइन करेगा, और भी है, क्वेश्चन भी आता है इसी के बेस पे। ठीक है, यहां तक हो गया।